स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में आपसे बात करेंगे फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल के गवर्निंग में इंडियन कंट्री कंट्रोल वर्क करती थी, पूरा वर्क करती थी, तो उस टाइम पे हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी। तो फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडिया के पूरे फॉरेन ट्रेड पर ब्रिटिश रूल का पूरा कंट्रोल था। वो जिस कंट्री को चाहती थी इंपोर्ट करती थी, जिस कंट्री को चाहती थी एक्सपोर्ट करती थी, उसमें इंडिया का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं था। पूरा तरह से कंट्रोल इंडिया का वो किसके गवर्निंग में था? ब्रिटिश रूल्स के। फॉरेन ट्रेड की अपनी ही डेवलपमेंट के बारे में उसको सोचने का कोई भी राइट नहीं था। जो भी करना है, जो भी फॉरेन ट्रेड होना है, क्या इंपोर्ट होना है, क्या एक्सपोर्ट होना है, क्या टैक्स लगना है, क्या जो भी होना है, उसे पूरा कंट्रोल आपके ब्रिटिश रूल्स का हुआ करता था। सेकंड, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। हमारी कंट्री में जो चीजें प्रोडक्ट होता था, जिससे प्रोडक्शन होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के हम एक्सपोर्टर थे, बट उन्हीं चीजों को जब फिनिश फॉर्म में हम इंपोर्ट करने का काम करते थे। मतलब रॉ मटेरियल के रूप में जिस चीजों को हम दूसरी कंट्री के भेजते थे, उन्हीं चीजों को हम बाद में फिनिश प्रोडक्ट हो जाने पर, उनकी वैल्यू के बढ़ जाने पर, उनको ज्यादा वैल्यू पर इंपोर्ट करने का काम करते थे। ये हमारी फॉरेन ट्रेड की पोजीशन थी। जब ब्रिटिश रूल्स के गवर्निंग में इंडिया वर्क करता था, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो हमारी कंट्री की पोजीशन ये थी। हम अपने ही प्रोडक्ट्स को खरीदने को, फिनिश फॉर्म में खरीदने को मजबूर हुआ करते थे, क्योंकि हम क्या थे? दूसरी कंट्री की गवर्निंग में, दूसरे ब्रिटिश रूल्स के गवर्निंग में वर्क करते थे। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। जो भी बिजनेस बढ़ता था, जो भी कुछ बढ़ता था, जो भी बेनिफिशियल वर्क होते थे, उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिलता था। उसका फायदा किसको मिलता था? ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिश इकोनॉमी हमारे ही प्रोडक्ट्स को लेकर हमसे सस्ते रेट पर लेकर हमको महंगे रेट पर उस प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती थी, और हम क्योंकि उनके गवर्निंग में काम करते थे, उनकी कंट्रोलिंग में काम करते थे, तो फायदा कौन उठाता था? ब्रिटिश रूल्स हमारे ही प्रोडक्ट्स को हमको बेचने का काम करते थे, और हम क्या करते थे? उसको लेके उसको खरीदने को मजबूर थे, और जिसके कारण हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लोगों का पर कैपिटल इनकम बढ़ता था, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड फॉल करता था, और हम कहीं ना कहीं अनडेवलप इकोनॉमी और वर्स्ट इकोनॉमी की ओर और बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। ये हमारी कंट्री की पोजीशन थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक पोजीशन क्या थी? तो बर्थ रेट और डेथ रेट की पोजीशन भी बहुत ही भयानक थी। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में पर 1000 बर्थ रेट 48% का था। पर 1000 बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा हाई था, और उसका इंपैक्ट क्या होता था? किसी भी कंट्री में पॉवर्टी का जनरेशन। 48% पर 1000 बर्थ रेट हुआ करता था, और डेथ रेट 40% पर 1000 हुआ करता था। क्योंकि जब किसी भी कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा होगा और डेथ रेट ज्यादा होगा, तो वो कंट्री अपने को तेजी से डेवलप नहीं कर सकती। वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये हाई रेट उसके लिए बैरियर का काम करेंगे। सेकेंड, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। चिल्ड्रंस, बेबी जो 1 ईयर से कम के होते हैं, उनकी भी डेथ रेट की, उनकी मॉर्टेलिटी का रेट भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा था उस समय पर 1000 के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं, अगर 1000 बच्चों का बर्थ होता था, तो 218 बच्चे जो 1 ईयर से कम टाइम में ही अपनी लाइफ को खत्म कर देते हो जाते थे। उनकी मतलब डेथ का जो रेट था, 1000 के पीछे 218 बेबीज की डेथ हो जाया करती थी। ये हमारी कंट्री की एक बहुत ही भयानक पोजीशन थी। जब हमारी कंट्री ब्रिटिश रूल्स में वर्क रहती थी, ब्रिटिश रूल्स के गवर्निंग में थी, तो हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत ज्यादा था, और मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी हमारा क्या था? जहां पे 1000 के अगेंस्ट में 218 बेबीज
की लाइफ 1 ईयर से कम पीरियड की हुआ करती थी। ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी का एक भयानक आंकड़ा है। थर्ड पोजीशन पे हम चलते हैं, अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल में देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लाइफ ऑन एवरेज कितनी हुआ करती थी। जब 1947 से पहले ब्रिटिश रूल्स की गवर्निंग में इंडिया रहती थी तो उस टाइम पे ऑन एवरेज लोगों की एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज 32 इयर्स हुआ करती थी, जो आज 69.4 इयर्स ऑन एन एवरेज हो चुकी है। लोगों की मतलब क्या है, किसी भी कारण से डेथ हो जाया करती थी, और ये क्या है, जिस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम होगी वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस नहीं। ये समस्या हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी आती थी। लिटरेसी रेट भी बहुत कम हुआ करता था, ओनली 16% मेल कैंडिडेट्स एजुकेटेड हुआ करते थे, और फीमेल्स में ये आंकड़ा और कम हुआ करता था। अप्रॉक्स 7% फीमेल्स ही लिटरेसी अचीव कर पाती थी, लिटरेट हो पाती थी। मतलब क्या है कि कुछ भी पढ़े लिखे हो पाते थे, और ये जब क्या है, जब एजुकेशन लेवल बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बैरियर जनरेट कर। ये बहुत से ऐसे कारण है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो आपको मैंने बताया कि 1947 से पहले हमारी इंडियन की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, लोगों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं, बहुत तेजी से डेथ हो रही है, बहुत तेजी से इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम थी, लिटरेसी लेवल बहुत कम था, और ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप होने में रोकते थे। कहीं ना कहीं हमारे क्या पॉवर्टी, लोगों का पर कैपिटल इनकम कम होना, इकोनॉमी का डेवलप कम होना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड का कम होना, ये सब में कहीं ना कहीं ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स जो आपके बात किए ये इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे।